उदारवाद। प्रश्न एक, उदारवाद निश्चित दर्शन बना? ए 17वीं शताब्दी में, बी 18वीं शताब्दी में, सी 19वीं शताब्दी में, डी वर्तमान शताब्दी में। उत्तर है सी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय जे.एस. मिल, एडम स्मिथ एवं हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो शून्यतम शासन करे। प्रश्न नंबर 2, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? ए जॉन लॉक, बी कार्ल मार्क्स, सी नावार्ड बोसांके, डी नॉर्मन एंजल। तो उत्तर ए सही है, जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलियर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ए एडम स्मिथ, बी जेरमी बेंथम, सी जॉन लॉक, डी हर्बर्ट स्पेंसर। उत्तर है सी, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने अपनी कृत टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य शक्ति के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया तथा राज्य को न्यास कहा जिसका लक्ष्य लोगों के प्रकृत अधिकार का संरक्षण है। प्रश्न नंबर 4, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवाद विद्रोह के प्रणेता थे। तो ए ग्रीन, बी ब्रैडले, सी बोसांके, डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। इंग्लिश उदारवादी परंपरा के आदर्शवाद को स्वीकार करने का क्रम ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके ने दिया। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मन आदर्शवाद की ही उपज थी। ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादियों को कांट और हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तू से भी प्रेरणा मिली। इस आंदोलन ने अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा रखी जिसके आधार पर ग्रीन व अन्य विचारकों ने राज्य के नैतिक जीवन के एक आदर्शवादी सिद्धांत की धारणा रखी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? ए एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना चाहिए आवश्यक है। बी एक पूंजीवादी राज्य की भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सी एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। डी एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो उत्तर है बी, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी राज्य में ही अस्तित्व में आई। वर्ष 1943 में बेवरीज रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों को अज्ञानता, अभाव, नशाखोरी, बीमारी और बेरोजगारी जैसे निपटने के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 6, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ए दुर्खिम, बी नोजिक, सी राल्स, डी उपयुक्त सभी। उत्तर है बी नोजिक। नव उदारवाद समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति की ओर फिर से लागू करने की बात करता है। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर अयोग्य और अकर्मठ लोगों का पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई।
इसके प्रवर्तकों में रॉबर्ट नोजिक प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मिलान करना है। परंपरागत उदारवाद आवश्यक बुराई मानता है। उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई मानता है। हीगलवादी आदर्शवाद नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। मार्क्सवाद उत्पीड़न संस्था। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? ए, बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। बी, वर्ण के प्रहार और मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य साधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सी, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अनुकूल और व्यापी होती है। डी, निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग और ज्ञान और प्रौद्योगिकी का नियोजन अव्यावहारिक और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। तो उत्तर है बी सही। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र में फिर से समेटने के लिए मुक्त बाजारवाद तथा मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियां का अपनाया जा रहा है: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नव उदारवाद एक बार फिर से हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है तथा बाजारों के अर्थव्यवस्था की बात करता है। यह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों का समूह को। प्रश्न नंबर 9 है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेश किया गया। ए, सामाजिक सुधार के लिए। बी, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए। सी, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। डी, निःशुल्क शिक्षा के लिए। उत्तर सी है। उत्तर सी, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न नंबर है 9 का व्याख्या। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? ए, हायस। बी, फ्राइडमैन। सी, नोजिक। डी, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका और सीमित करने की सिफारिश की और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया। हायक, आइजिया बर्लिन और मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 11, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम है कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है। तो ए, नव उदारवाद के साथ। बी, नव अनुदारवाद के साथ। सी, नव मार्क्सवाद के साथ। डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। उत्तर ए सही है, नव उदारवाद के साथ। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता होगी, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा है। नव उदारवाद वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनर्स्थापित करता है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक हेयल व मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख नव उदारवाद सिद्धांतकार हैं। हेयर ने अपनी कृति रोड टू सर्फक दस्ताओं लिखा है कि निर्देश अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना ही उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था करती है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है।
प्रश्न नंबर 12 है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक ए बेंथम, बी हार्वर्ड स्पेंसर, सी लास्की, डी एडम स्मिथ। उत्तर है डी एडम स्मिथ। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को एडम स्मिथ ने अपनी कृत वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा स्थापित किया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो उसमें संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी। इससे पूंजीपति के हाथ के साथ साथ आम सुख खुशहाली में वृद्धि होगी। इसके अनुसार सरकार के मुख्यतः 2 कार्य है, राज्य की रक्षा, न्याय प्रशासन। इसके अनुसार जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करता है तो तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देता है बल्कि आर्थिक सिद्धि में भी बाधा डालती है। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ए प्लेटो ने, बी मार्क्स ने, सी एडम स्मिथ ने, डी लॉक ने। उत्तर है सी एडम स्मिथ ने। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया है। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिससे परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह अनंतता समाज के हित में होगी। स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? उत्तर है लिस्ट ए। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं है। उन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। प्रश्न नंबर 15, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने किया? तो उत्तर है उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग किया है। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है। प्रश्न नंबर 16, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ए टी.एच. ग्रीन, बी हेगल, सी कार्ल मार्क्स, डी जॉन लॉक। उत्तर है जॉन लॉक को। प्रश्न नंबर 17, ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं। ए है आदर्शवाद, बी व्यक्तिवाद, सी उदारवाद, डी सभी का। तो उत्तर है सी उदारवाद। राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वह संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, कथन और कारण। सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। बी आर, यह संपूर्ण समाज में सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायरा राज्य को सौंपता है। तो उत्तर ए सही है। ए आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है।
सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्याओं के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। ग्रीन लास्की R.H. टावी हब हाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिसका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में है। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है। प्रश्न नंबर 19 सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। ए मैकफर्सन, बी पापर, सी राल्स और डी हब-हाउस। तो उत्तर है बी कार्ल जे पापर। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कार्ल पापर ने प्रस्तुत किया है। कार्ल पापर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। अपनी कृत द ओपन सोसाइटी एंड इज एनिमी के अंतर्गत पापर ने विशेष रूप से 3 विचारकों की मान्यता पर प्रहार किया। ये 3 विचारक प्लेटो, हेगल व मार्क्स हैं। पापर ने पद्धत वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है। ए अधिकारों की प्राप्ति राज्य से ही संभव है। बी राज्य का एक मानव निर्मित संस्था है। सी व्यक्ति साध्य है और राज्य असाधन। डी राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। उत्तर ए सही है। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। अधिकारों का प्राप्ति राज्य में ही संभव यह मान्यता आदर्शवादी की है। कांट, हीगल, फिले, ग्रीन, ब्रैडले और वसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। शेष अन्य विकल्प में भी यह तथ्य उदारवाद की मूल मान्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो यह मैक्सवर्न का है। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद के मैक्सवर्न ने उदारवाद के अंतर्निहित 2 पृथक तत्वों को मिश्रण किया है। प्रश्न नंबर 22 है राज्य के बारे में यांत्रिकी दृष्टिकोण उत्तरदायी है। यह उत्तर है बी उदारवाद के विकास के लिए। राज्य के बारे में यांत्रिकी दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है, जिसका मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं, राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। लोग जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत देकर उदारवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न नंबर है 23 निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो ए बुजुर्वा राज्य का। बुजुर्वा राज्य एक आदर्शवादी धारणा है जो पूंजीपतियों द्वारा स्थापित राज्य को व्यक्त करती है। यह उदारवाद से संबंध नहीं रखता। प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य व सीमित सरकार आदि सभी उदारवाद की विशेषता है। प्रश्न नंबर 24 है कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो उदारवादी सिद्धांत रात्रि के पहरेदारी की भूमिका का समर्थन करता है। उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिकी सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है, अतः राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोपरि निर्णायक है। राज्य को व्यक्तियों के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदारी की भूमिका का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर है 25 उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी सामाजिक न्याय, सी समानता, डी राष्ट्रवाद। उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व में हो। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्ति स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर है इसी का व्याख्या। उदारवादी का मुख्य मान्यताएं निम्न है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है। व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। नागरिक समाज एवं कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्य का हित साधन है। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है वह दूसरों को वैसे ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्रता सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 26। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा है? ए समाजवाद में, बी उदारवाद में, सी वैज्ञानिक समाजवाद में, डी फासीवाद में। तो उत्तर है बी उदारवाद में। मानव विवेक की आस्था उदारवाद विचारधारा में है। प्रश्न नंबर 27। उदारवाद का मूल तत्व है तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तित्व स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो समाजवाद का समाजवादी ढांचा उदारवाद का तत्व नहीं है। बाकी मुक्त व्यापार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र बाजार, अर्थव्यवस्था आदि ये उदारवादी तत्व हैं। उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। समाज का समाजवादी ढांचागत सिद्धांत अर्थव्यवस्था वाले देशों में जैसे कि भारत में पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से रखते हुए व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? ए उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। यह विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल राज्य के कार्यों को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। ये विचारक व्यक्ति के मामलों में एक से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है। राज्य का आकार इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को सुखी बना प्राप्त हो सके। कथन और कारण। सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। आर है वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। उत्तर ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य में ऐसे कार्य को सौंपता है जिसके व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायक पहुँचे। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के हाथों में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन, बर्नार्ड बोसांके को जाता है। प्रश्न नंबर 31। सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। ए है लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। लोकतंत्र समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। दोनों ही अवधारणाओं में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमन किया जाए कि परिवर्तन और निर्बल लोगों की अपेक्षित सहायता पहुंच सके। प्रश्न नंबर 32 है।
व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। उत्तर है उदारवाद में। उदारवाद में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होते। इस दृष्टिगत के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का निर्णायक है। भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर शिक्षा और परस्पर सहयोगी के से जो अनुबंध करे, राज्य को उससे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों, राज्य को व्यक्तियों को व्यक्तिगत गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रश्न नंबर है 33। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उत्तर है बी, धनवानों की। प्रश्न 33। उदारवाद किसका हित चाहता है? बी, धनवानों का। उदारवाद के प्रणेता लाक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना है। लाक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति को धनवानों का हित होता है, क्योंकि लाक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। प्रश्न 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए, उदारवाद मिश्रित है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। बी, उदारवाद मिश्रित है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का। सी, उदारवाद मिश्रित है समाजवाद व बहुलवाद का। डी, उदारवाद मिश्रित है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो उत्तर ए सही है, उदारवाद मिश्रित है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। उदारवाद को लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। उदारवाद में व्यक्ति की व्यक्तित्व से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है, जो संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। कोयरन के अनुसार उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों व्यक्तित्व स्वतंत्रता, व्यक्तित्व मानवाधिकार एवं व्यक्तित्व मानवीय खुशी से होती है। प्रश्न नंबर 35। इनमें से कौन आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन कौन सी विशेषता नहीं है? तो उत्तर है डी, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल अधिक आधुनिक उदारवादी राज्यों को विशेषता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवाद राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत अस्तित्व की पहचान, वैयक्तिक तार्किक की विश्वास, स्वतंत्रता की प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य, संवैधानिक एवं सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेक्युलरिज्म में विश्वास, बहुलवादी समाज। प्रश्न 36 है। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। ए, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा। बी, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा। सी, मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा। डी, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। उत्तर डी है, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। आधुनिक उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। आधुनिक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका को महत्व पर प्रकाश डालता है। जे. स्मिल, ग्रीन, लास्की, टानी तथा हबहाउस ने इस अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादन किया। कथन और कारक है। उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र में सीमित करना चाहता है। आर कारण है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो उत्तर ए सही है, यानी ए आर दोनों सही। ए आर की व्याख्या करता है। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्र तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज्य की है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हालांकि सकारात्मक उदारवाद नागरिकों के कल्याण के राज्य की सक्रियता का समर्थन
है, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता तथा उपयुक्त कथन ये दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 38 है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन ने किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया है? उत्तर है ए उदारवादी राज्य, बी पंथ निरपेक्ष राज्य, सी समाजवादी राज्य, डी कल्याणकारी राज्य। तो इसका उत्तर डी सही है, कल्याणकारी राज्य का। दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेवरीज प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के माध्यम में 5 महाबुराइयों का अंत करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने को कहा गया। 5 बुराइयां कमी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी, आलस्य, ये सब रिपोर्ट सरकार के नागरिकों के पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त आवास, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औपनिवेशिक राज्य बन गया? उत्तर ए है सही, गैलब्रेथ ने। समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट यानी नया औद्योगिक राज्य के अंतर्गत यह तर्क दिया कि आधुनिक उदारवाद से प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेहर्ड ने 1930 में दशक में आर्थिक मंदी से दुनिया को उबारने के मदद ने वर्ष 1936 में किन्स ने पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 40 है, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? उत्तर है आइसेनस्टाइन। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये आइसेनस्टाइन ने आधुनिकीकरण की विशेषता मानी है। प्रश्न नंबर 41 है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो नकारात्मक उदारवाद की। हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के किसी भी तरह का हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक विचार जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो हैं। इनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिससे संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 42, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण में है। ए साम्यवाद और आदर्शवाद का, बी समाजवाद और साम्यवाद का, सी उदारवाद और समाजवाद का, डी व्यक्तिवाद और फासीवाद का। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से उदारवाद और समाजवाद का है। उत्तर सी सही है, कल्याणकारी राज्य में उदारवाद से स्वतंत्रता तथा समाजवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया गया। यह पुलिस राज्य तथा संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसे दिखाई देता है। एक ओर जहां लोगों के विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय आदि की अनिवार्य स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूत प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर यह निर्धारता, अज्ञानता, व्यक्ति, भूख, आश्रय भाव जैसे सामाजिक आर्थिक बुराइयों को समाप्त करने की नीति अपनाता है। प्रश्न नंबर 43, किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाएं की व्यवस्था करता है? उत्तर डी सही है, टी.डब्ल्यू. केंट। टी.डब्ल्यू. केंट कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? उत्तर सी सही है, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू
इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी विचारधाराओं में प्रभावित थे। उनका विश्वास लोकतांत्रिक समाजवाद में था। वे कल्याणकारी राज्य में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। प्रश्न 45 है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रित है? तो उत्तर है उदारवाद और समाजवाद का। उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। उदारवाद की भांति इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। साथ ही राज्य की भूमिका को समाज के कमजोर एवं शोषित वर्गों के लिए सकारात्मक पहल के रूप में विश्लेषित किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य सी एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका मुख्य फल लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवा प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेवरिज ने 1943 में इटली के लेबर पार्टी की सरकार में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 5 बड़ी बुराइयां जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन के राज्य के सकारात्मक भूमिका की कामना की। प्रश्न नंबर 47, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हबमैन ने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। इनका विश्वास है कि अपनी अपूर्णताओं के बावजूद कल्याणकारी राज्य हर मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए नमूना पेश करता है। ज्ञातव्य है कि लास्की भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक है। यहाँ यदि विकल्प कांट के स्थान पर केंट का उल्लेख किया गया है। उत्तर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48 है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रित है? तो कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रित है उदारवाद और समाजवाद का। प्रश्न नंबर 49 है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यता एक संश्लेषण है? तो उत्तर उदारवाद तथा समाजवाद का। प्रश्न नंबर 50 है, फ्रांसीस फुकुयामा के अनुसार पश्चिम उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, उदारवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बाद फ्रांसीस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार व्यक्त किया कि अब पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है।